Okay, good afternoon, everyone. We will start off with your CA Inter Financial Management classes, CA and CMA Inter students के लिए FM के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली है. We will have a lot of interesting things to discuss with you. So first 15-20 minutes we will give you some instructions कि हम क्लासेस कैसे कंडक्ट करने वाले हैं, क्या क्या हमारे क्लासेस में होने वाला है, क्या इस सब्जेक्ट में होने वाला है, इन सब का एक इंट्रोडक्शन देंगे आपको. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा. फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट अपने लिए मेजरली एक प्रैक्टिकल पेपर है. यस, इस पेपर में एग्जाम में कुछ थ्योरी भी आता है. इन जनरल अगर हम पेपर पैटर्न का बात करें तो पेपर में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10-15 मार्क का थ्योरी भी आता है, लेकिन वो ऑप्शंस में भी निकाला जा सकता है. विच मीन्स यू विल हैव चॉइस. CA Inter students so definitely will have a choice to attempt 100% of the paper in practicals. CMA में कुछ मार्क का थ्योरी आप लोगों को जनरली अटेम्प्ट करना पड़ता है, बट अपने लिए FM is majorly a purely practical paper. Now we will have a lot of sums that we will be doing in our FM classes. बहुत सारे सम्स हम क्लास में करेंगे, बहुत सारे सम्स आपको होमवर्क्स मिलने वाले हैं. होमवर्क्स को लेके हम इंटर के स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि इंटर के बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो नादान होते हैं. होमवर्क कई बार किया नहीं किया, और हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा डिसिप्लिन से होमवर्क कर रहा है. ये होमवर्क्स विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर प्रिपरेशन. ये समझो कि अगर अपने एक चैप्टर करते हैं, उस चैप्टर के अंदर 50 सम्स हो सकता है मेरे पास हो, 40 सम्स हो सकता है मेरे मैट में होगा. हम उसमें से 15-20 सम क्लास में करवाएंगे. अराउंड 10-15-20 सम आपको होमवर्क में दे रहे होंगे. ये होमवर्क वाले सम्स आप सिंसियरली करोगे तभी प्रैक्टिस होगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी मार्क्स आएगा. ये सब कनेक्टेड है. अब अगर होमवर्क का सम्स नहीं करेंगे, क्लास में लगा समझ में आया, लेकिन होमवर्क का सम्स नहीं बनाया, अब लगता है कॉपी कर लेंगे, सर ने बनाया, हाँ ठीक है ना, नेक्स्ट डे करूंगा सर, नेक्स्ट डे हाँ आज कॉपी कर लेता, नेक्स्ट डे कर लूंगा सर. अब वो धीरे धीरे कॉपी तो आप करते जाते हैं और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे उतना ग्रिप आता नहीं है. फिर अचानक से जब मॉक टेस्ट वगैरह आपका लेते हैं तो लगता है अल्ले ये तो हमको आता ही नहीं, अल्ले ये तो हमको बना ही नहीं सर, ये सब देखा हुआ लग रहा था बस सर, लेकिन बना ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया. और फिर धीरे धीरे सब्जेक्ट में एक प्रॉब्लम शुरू होती है. इन सब का जड़ प्रैक्टिस है. कोई भी प्रैक्टिकल पेपर को हम कितना स्ट्रांग बना लेंगे ये डिपेंड करेगा प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है ना. अगर आप एक सब्जेक्ट को बहुत ही स्ट्रांग बनाना चाहते हो प्रैक्टिकल पेपर्स को, तो उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस. FM के अंदर हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस ऑफ सम्स करने वाले हैं. आपको ये इंश्योर करना है सबसे पहला चीज कि हमारे लिए FM का एक सेपरेट कॉपी से शुरू करना. 2-3 कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो पक्का ही बात है, पर कॉपी अलग रखना है. प्लीज डोंट ट्राई एंड मिक्स एंड मैच, अननेसेसरीली मुश्किल होगा नोट्स वगैरह मेंटेन करके मैनेज करना. हम अपने क्लासेस में we follow a method. What we will do is we will do certain concepts, then do certain examples with those concepts. फिर उससे रिलेटेड सम्स कुछ क्लास में करवाएंगे, कुछ होमवर्क देंगे आपको. फिर नेक्स्ट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स होगा, एग्जाम्पल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, सम्स होगा, होमवर्क होगा, एंड फिर लास्ट में जाके इस पूरे चैप्टर के एडवांस प्रॉब्लम्स होंगे जो हर एक कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं टच अपॉन कर रहा होगा. दैट इज हाउ वी पेस अप विद ऑल दीज चैप्टर्स. आपके होमवर्क्स में फिजिकल लाइव वालों का होमवर्क्स में मैनुअली चेक कर रहा हूँगा. फिजिकल लाइव एंड वर्चुअल लाइव वाले हम आपका होमवर्क्स चेक करेंगे. सर आप हमारा कैसे चेक करेंगे, आपको भी कॉपी दिखाना पड़ेगा, हम कॉपी चेक करेंगे आपका भी. सो फिजिकल लाइव एंड वर्चुअल लाइव वालों हम आपका होमवर्क्स genuinely चेक करेंगे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का. फॉर द रिमेनिंग स्टूडेंट्स द होमवर्क विल बी नॉट अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर क्लासेस. सो व्हाट हैपेंस इज, कई बार एक क्लास में मैंने 5 सम होमवर्क में दिए हैं. अब वो 5 सम होमवर्क का सॉल्व करवाने जाएंगे पूरी क्लास में, तो एक पूरा क्लास उस 5 सम होमवर्क के करने में चला जाता है. इसकी जगह हम क्या होगा, रेगुलर क्लास में वो 5 सम का होमवर्क का फाइनल फिगर्स डिस्कस कर लेंगे.
कोई सम इंटरेस्टिंग होगा, ट्रिकी होगा तो उसको क्लास में सॉल्व भी कर लेंगे। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड होमवर्क सम्स का प्रॉपर वीडियो एंड सॉल्व्ड पीडीएफ आपको अलग से अपने ऐप में मिल जाएगा फॉर द रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स एंड फॉर द लाइव स्टूडेंट्स ऑल्सो। अगर आपको बाद में रेफर करना हो, ऑब्वियसली आपका लाइव वालों को तो टेंशन ही नहीं, उनकी तो कॉपीज में मैनुअली चेक कर रहा हूँ। अगर आपने वो क्लास मिस भी किया होगा तो वो आपको ऐप में मिल रहा होगा, जिसके थ्रू आप उसको इजीली कवर अप कर पा रहे होंगे। द होमवर्क का वीडियोस एंड द होमवर्क का पीडीएफ, दैट इज हाउ वी विल कीप होमवर्क्स पैरेलली रनिंग सेपरेटली फॉर अस। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या सर इस सब्जेक्ट में? ये समझो कि ये सब्जेक्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है। सर आपका सब्जेक्ट है इसलिए बोल रहे हो ना, ऐसा नहीं है। समझो, व्हाई एम आई सेइंग दिस? More than 80% people who do a professional course like CS, CS, CMA, CFA, more than 80% of such people go into a job. ठीक है ना? Hardly around 15 to 20% या उससे भी कम होते हैं जो कोई प्रैक्टिस करता है या कोई स्टार्टअप करता है या कोई अपना बिजनेस वेंचर करता है, वरना 80% लोग जॉब में जाते हैं। और ये 80% लोग जो जॉब में जाते हैं उनका 80% which is almost 65%, which is like 2/3 almost, ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंस का जॉब कर रहे होते हैं। यानी हमारे बैच में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसका 2/3 लोग ऑन एन एवरेज फाइनेंस जॉब में जा रहे होंगे। और जब अपने को पता है कि 2/3 पीपल विल लैंड अप इन अ फाइनेंस जॉब, हर 3 में से 2 इंसान एक फाइनेंस का जॉब करने वाला है, तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि फाइनेंस इंपॉर्टेंट नहीं है सर, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इट विल प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर करियर नाउ। इवन लीव असाइड करियर, इवन इन योर पर्सनल लाइफ, finance will play a very important role. Financial management will play a very important role. How we will discuss in some time, in about half an hour. लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं, फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट करियर का फील्ड है आपके लिए, और आप पहली बार फाइनेंस पढ़ रहे हो। अकाउंट्स फाउंडेशन में पढ़ा है, स्कूल लेवल से पढ़ा है, इंटर में आया, अकाउंट्स आया, एडवांस अकाउंट्स आया, आप हैंडल कर रहे हैं। लॉ आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा था, इंटर में भी आया, आप हैंडल कर पा रहे हैं। टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक, क्यों पहला बार आ रहा है आपके लिए। एंड अ लॉट ऑफ पीपल मेक अ करियर इन टैक्सेशन ऑल्सो। कॉस्ट एक और इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मे बी नॉट एज इंपॉर्टेंट एज फाइनेंस एंड टैक्सेशन, बट डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ऑडिट, a very important subject from a CA perspective, because a lot of people who go into practice will be doing a lot of different types of audits. EIS SM टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है ना? आइडियली और एक सब्जेक्ट है जो लोगों को बहुत डराता है, रुलाता है, पर उसको कैसे मैनेज करना है वो एक अलग सेट ऑफ क्लासेस में हम आपको गाइड कर रहे हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग आई एम सेइंग, ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स फाइनेंस रिमेन्स अ वेरी pivotal role in your career. Also because एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं, कंपनी के पर्सपेक्टिव से, तो कंपनी के 4 मेन डिपार्टमेंट होते हैं। सोचो क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट, ओके, HR इंसान, HR ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, ओके, एंड प्रोडक्शन या ऑपरेशंस करना। सो मार्केटिंग करना, फाइनेंस, प्रोडक्शंस, ऑपरेशंस, HR, ये सब कंपनी के मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं। आज अगर आपको मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग करने के लिए पैसा चाहिएगा। मार्केटिंग करते टाइम आपको डिसाइड करना होगा किस प्राइस पे मैं प्रोडक्ट को बेचूं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग सुना है क्या आपने? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस। 4 P's ऑफ मार्केटिंग। सुना सुना लगना चाहिए, सुना सुना नहीं लगना चाहिए। मेरे क्लासेस में या तो सुना सुना लगेगा या सुना सुना लग रहा होगा। टेंशन नहीं लेना का, SM में है, आप या SM में सीखोगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग। बट द पॉइंट इज, आज मार्केटिंग के अंदर मुझे किस प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना चाहिए। मैं 2 रुपये और महंगा बेचूं,
2 रुपया सस्ता बेचूं। लेट्स से अर्जुन, वर्चुअल का एक स्टूडेंट है हमारा, अर्जुन ने सोचा कि वो एक समोसे का स्टॉल लगाएगा, समोसे की दुकान। ठीक है ना, अर्जुन इंटरेस्टिंग फील्ड है, ठीक है ना, बिजनेस है। अर्जुन ने सोचा समोसे की दुकान लगाएगा। अब ये अर्जुन की दुकान में, जिसमें समोसे, अर्जुन को डिसाइड करना है वो किस दाम में बेचे। हो सकता है आसपास वाले सब 10 रुपए का एक समोसा बेच रहे हैं, ठीक है ना। अब अर्जुन या तो 10 रुपए का ही सिंगाड़ा बेचे, समोसा बेचे, या अर्जुन बोला नहीं हम प्रीमियम 12 रुपया में बेचना चाहता है, और नीचे लिख दे वी यूज वेरी हेल्दी ऑयल। लोगों को यही होता है ना, ठीक है ना, या वी यूज वो क्या बोलते हैं, एयर फ्राइड, वी सेल एयर फ्राइड समोसा। पता नहीं, मतलब समोसा के साथ लोगों को तो यही होता है ना, हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं लोग। तो इसने 10 का 12 बेचना शुरू किया, लेकिन ऐसे ऐसे हेल्दी टिप्स लगा दिए बगल में। या बोला नहीं सर मैं 10 में नहीं, मैं 9 में बेचेगा, ठीक है ना, मैं मार्केट कैप्चर करेगा। ये सब डिसीजंस कहीं ना कहीं फाइनेंस रिलेटेड हो रहा है मार्केटिंग का डिसीजंस, लेकिन फाइनेंस रिलेटेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन में, आपकी दुनिया में आते हैं कॉस्टिंग में। बोला सर आज मुझे इन्वेंट्री मेंटेन करना है, लेकिन मैं कितना इन्वेंट्री मेंटेन करूं ये डिसाइड करना होगा। अगर मैं इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करूंगा तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, अगर मैं इन्वेंट्री कम मेंटेन करूंगा तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? हम तो सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं, अभी तो हम फाइनेंस को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना है ये डिसीजन है प्रोडक्शन का, बट फाइनेंस रिलेटेड। मशीन खरीदनी है तो एक मशीन खरीदे या भाड़ा पे ले, खरीदना है तो खुद के पैसे से ले या बैंक से लोन ले। प्रैक्टिकल डिस्कशन है, मशीन अपने पैसे से खरीदे, बैंक लोन लेके खरीदे या भाड़ा पे ले। मशीन लेना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डिसीजन, लेकिन ये खुद के पैसे से ले, बैंक लोन पे ले या भाड़े पे ले, दिस इज अ फाइनेंस डिसीजंस। आर यू गेटिंग ऑल दिस? एचआर इंप्लॉइज से रिलेटेड, तो इंप्लॉइज को क्या परक्विजिट्स देना है, परक्विजिट्स सुनते होंगे आप, पर्क्स, खाने वाला नहीं, ठीक है ना। उनको क्या पर्क्स देना है, उनको क्या रिट्रेंचमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह, ये सब फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि कंपनी के बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनके काम को भी फाइनेंस कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट इज लाइक द स्ट्रॉन्ग पिलर around which all the other branches develop and grow. All the other departments like branches, they develop and grow, but the main pillar remains finance. It's the lifeline of the business. It's the lifeline of the business. जिसके आसपास इर्द गिर्द बाकी सब डिपार्टमेंट ग्रो करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में आते हैं, मतलब हम आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं आ रहे, बट एग्जाम्पल में आ रहे हैं खाली। बोला सर आप अपने पर्सनल लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं ऑलरेडी। सर क्या आप बोल रहे हैं, आज तो पहला बार सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम करते हैं। हाँ जी आप करते हैं। आपको घर से एक पॉकेट मनी मिलता है, ठीक है ना। पीपल हु लिव इन अ पीजी, उनको भी, जो घर पे भी रह रहे होंगे, घर से आपको एक एक्स अमाउंट, लेट द अमाउंट बी एक्स, आपसे एक्स अमाउंट नहीं पूछ रहे हैं। सर आप बार बार एक्स को क्यों याद कर रहे हैं, ऐसे पुराना रिश्ता है एक्स से। तो बोला सर आइडियली वॉट एवर बी द अमाउंट दैट यू आर रिसीविंग, वॉट एवर बी द अमाउंट दैट यू आर रिसीविंग, बट जितना भी पॉकेट मनी होता है, कई ऐसे स्पेशल महीने आते हैं जब वो कम लगता है। आप समझ रहे ना, मतलब वो महीने जहां खर्चे ज्यादा होते हैं। अच्छा सोचो। तो बोला सर कई बार होता है, पहले से हमें प्लान करना पड़ता है, आने वाले महीने में ये एक्स्ट्रा खर्चा लगने वाला है, ये स्पेशल डे आने वाला है, किसी स्पेशल फ्रेंड का हैप्पी बर्थडे आने वाला है। आप उसके लिए पहले से क्या करते हैं, पैसा सेव करते हैं, ताकि आप
उसके लिए खर्चा कर सकेंगे। आर यू गेटिंग दिस? कोई कोई महीने में ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो फिर आप थोड़ा देख देख के खर्चा करते हैं टुवर्ड्स द एंड। आर यू गेटिंग ऑल दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? से सिंपल भाषा में बोले तो बोला पैसे को मैनेज करना। फाइनेंस इज मनी, फाइनेंस इज मनी, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी हनी। ठीक है ना? कोई आपसे पूछता है कि आप जॉब में क्या देखते हैं, तो लोग बोलते हैं सर हम कंपनी देखते हैं, हम जॉब प्रोफाइल देखते हैं, हम वर्क जॉब डिस्क्रिप्शंस देखते हैं, हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, हम कंपनी का पास्ट हिस्ट्री देखते हैं। कुछ नहीं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन माइलेज कितना देती है? एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी हनी। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वी विल डिस्कस हाउ टू मैनेज फाइनेंस। पैसे को मैनेज कैसे करना है ये डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सिंपल, पैसे को मैनेज करना है। हर बिजनेस के पास पैसा लिमिटेड होगा, जैसे आपके पर्सनल लाइफ में पैसा लिमिटेड होगा। वॉट एवर दैट एक्स अमाउंट इज, हमेशा थोड़ा कम लगता है सर, लगता है और थोड़ा, बस और थोड़ा, बस और थोड़ा, क्या बाबा बढ़ाया भी तो 1 0, बस और थोड़ा। समझ रहे हैं ना? तो बोला आइडियली एवरी बिजनेस वांट्स टू ग्रो, हर बिजनेस ग्रो करना चाहता है। आपके पास जितना भी पैसा होगा वो लिमिटेड पैसे को हम कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आने वाला है। आर यू विद मी? So my entire financial management is about managing finance. Finance यानी पैसा, मनी। तो पैसे को मैनेज करना है। बचपन से सीखा है आपने, मैनेजमेंट इज अ वन टाइम प्रोसेस, यस और नो? फंसा। हम मुंडी ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब आंसर यस नहीं है, जरूरी नहीं है। बचपन से सीखा है मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमारा तो काम ही है पहले कंफ्यूज करना, फिर क्लियर करना। ठीक है ना? तो अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि मिशन अकम्प्लिश्ड। तो ऑब्वियस सा बात है, मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। हम कोई भी चीज को मैनेज करते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, फिर वापस से नए प्लान्स बनाते हैं, नए तरीके से मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट इज गोना बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो गोना बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर हम आपको ओवरव्यू लेवल पे बात करें तो इट इज अबाउट टू थिंग्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो हर एक बिजनेस को पैसे की जरूरत होगी। हम ये पैसा कहां से ला सकते हैं, हमें ये पैसा कहां से लाना चाहिए, कितना पैसा कौन से सोर्स से लाना चाहिए, ये सब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का डिसीजन होता है। बिजनेस के मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होंगे, सोच के बताओ। ओके, वेरी गुड आंसर्स कमिंग इन। इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बैंक लोन, ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
दीज आर माई सोर्सेज ऑफ फंड्स। आज मेरे पास इतने इतने ऑप्शंस हैं पैसे लाने के लिए। मैं इक्विटी से पैसा लाऊं, मैं डिबेंचर से पैसा लाऊं, प्रेफरेंस शेयर से लाऊं, लोन से लाऊं, अलग अलग ऑप्शंस हैं। सर क्या फर्क पड़ता है, जहां से मिलता ले आते ना? नहीं, सब में अलग अलग फीचर्स होंगे। सोच के बताओ, इनमें से कौन सा पैसा कभी वापस चुकाना नहीं पड़ता? इक्विटी शेयर कैपिटल, वो तो सिर्फ जब कंपनी बंद करेंगे तब चुकाना पड़ेगा टेक्निकली, वरना तो चुकाना ही नहीं है। दे आर द ओनर्स, उन्हीं का पैसा है। चुकाना क्या है? बंद करेंगे तब उनको जो बचेगा वो मिल जाएगा। बाकी सब प्रेफरेंस शेयर्स आज के दिन में रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल नहीं होता तो उनको भी चुकाना पड़ता है। डिबेंचर वालों को भी लोन की तरह चुकाना पड़ता है, बैंक लोन भी चुकाना पड़ता है। ओके, तो जो पैसा कभी चुकाना नहीं पड़ता वो तो सबसे अच्छा है मेरे लिए। सोचो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इक्विटी सबसे अच्छा है सर। वाई? पैसा लाओ, अपना समझ के बैठ जाओ, चुकाना तो है नहीं वापस। लेकिन इक्विटी का, शेयर होल्डर्स का रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न एक्सपेक्टेशंस सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क सबसे ज्यादा होगा। कैसे सबसे ज्यादा होगा ये भी डिस्कशंस में आके आएगा। तो हमें पैसा डिबेंचर्स से लाना चाहिए, प्रेफरेंस से, इक्विटी से, लोन से, या कितना पैसा किस किस सोर्स से लाना चाहिए, ये सब डिसीजंस फाइनेंस के डिसीजंस होते हैं। लेट से हमने 100 करोड़ बिजनेस में ले आया, क्योंकि छोटा हम सोचते नहीं सर, हमारी क्लास में सर इससे छोटा तो हम सोचते ही नहीं। जनरली 500 करोड़ होता है, लेकिन आज पहले ही क्लास इसलिए 100 करोड़ में डन करते हैं। तो एक 100 करोड़ का कंपनी अगर हमने बनाया, 100 करोड़ हम पैसा बिजनेस में ले आए, अब क्या करेंगे सर? 100 करोड़ आ गए, अब क्या करेंगे? ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे, और क्या। 100 करोड़ फंड्स आपने लाए हैं बिजनेस में, अब इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये 100 करोड़ को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन जनरेट सफिशिएंट रिटर्न्स। ये पैसे को जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो दो ब्रॉड तरीका होता है, दो ब्रॉड चीजें होती है। फिक्स्ड एसेट्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स में जो पैसा लगाते हैं वो लॉन्ग टर्म होता है या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म होता है। नेट वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जनरली लॉन्ग टर्म होता है या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। नाउ अगर हम वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा लगाएंगे तो फिक्स्ड एसेट में पैसा कम बचेगा। हमारे पास तो 100 ही करोड़ है, हमने तो एग्जांपल शुरू किया है। 100 करोड़ है मेरे पास, मैंने 100 करोड़ बिजनेस में रेज किया है पैसा। अब ये 100 करोड़ में अगर वर्किंग कैपिटल में ज्यादा लगाएंगे तो फिक्स्ड एसेट्स के लिए पैसा कम बचेगा। अगर ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स खरीद लेंगे तो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा कम बचेगा। तो बोला अगर फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा देंगे तो वर्किंग कैपिटल घट जाएगा, अगर वर्किंग कैपिटल घटा देंगे तो फिक्स्ड एसेट्स बढ़ जाएगा। बोला हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। Are you with me? हम ये नहीं बोल रहे दोनों में इक्वल होना है पैसा, ऑब्वियसली नॉट। हम बोल रहे बैलेंस करके चलना है। कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में होना चाहिए एंड कितना वर्किंग कैपिटल में, ये सब हम सीखेंगे फाइनेंस में। सो एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस जो हम करते हैं उसके थ्रू हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये जो प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं ये प्रॉफिट कहां से आएगा? एसेट्स वगैरह को यूज करके आएगा। लेकिन ये एसेट्स वगैरह के लिए पैसा कैपिटल से आएगा। तो पहले कैपिटल से पैसा लाना है, उससे फिक्स्ड एसेट्स वगैरह एसेट्स लाना है, एसेट से रिटर्न कमाना है। जिनका पैसा है कुछ उनको चुकाना है, बाकी अपने को कमाना है। आर यू गेटिंग ऑल दिस? ये काम हमें बस करते जाना है। कैसे? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फोकस होने वाला है। आर यू विद मी? सो मेरे पास
मेरे पास, हम डिस्कस करेंगे इसको कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। क्या 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस? सोर्सेज ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न। सोचो, अगर मैंने बिजनेस में 20 रुपया का ईपीएस कमाया, ईपीएस समझते हैं आप, अर्निंग्स पर शेयर, अगर मैंने 20 रुपए का ईपीएस कमाया तो शेयर होल्डर तो एक्सपेक्ट करेगा कि हम क्या करेंगे, उसको ये 20 रुपया एज डिविडेंड दे दें। उसी के पैसे से तो ईपीएस कमाया हमने, तो वो तो एक्सपेक्ट करेगा हम उसे डिविडेंड दे दें। अब अगर पूरा का पूरा 20 रुपया उसको डिविडेंड दे देंगे तो रिटेन्ड अर्निंग नहीं बचेगा। रिटेन्ड अर्निंग नहीं बचेगा तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, प्रॉब्लम। और अगर 20 रुपया पूरा का पूरा रख लें तो शेयर होल्डर ना खुश हो जाएगा, मेरे पैसे से कमाया 20 और मुझे दिया। समझ में आ रहा है क्या? तो बोला सर रिटर्न कमाया है तो शेयर होल्डर को देना तो पड़ेगा। अब अगर शेयर होल्डर को ज्यादा रिटर्न दे देंगे तो रिटेन अर्निंग कम होगा, तो एक्सपेंशन करने के लिए पैसा कम बचेगा। अगर ज्यादा रिटेन कर लेंगे तो शेयर होल्डर ना खुश हो जाएगा। कितना पैसा रिटेन करें, कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स। आर यू विद मी? बस यही एफएम है, एफएम खत्म। सर क्या बोल रहे, एफएम खत्म? सर 60 मार्क का सब्जेक्ट है सर, और क्लासेस तो होगी ना सर? हाँ रे, ओवरव्यू दे रहा है। सोर्सेज ऑफ फंड्स में हम आपको सिखाएंगे, देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज। ये 3 चैप्टर है जहां हम आपको पढ़ाएंगे पैसे लाने से रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड, कि हमें ये बताएंगे, सिखाएंगे कि आप अगर बिजनेस में 1 रुपया भी पैसा लाते हैं तो उसका एक कॉस्ट है। कोई फ्री में आपको पैसा नहीं देता। इक्विटी शेयर होल्डर भी जो आपको पैसा देता है बदले में कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, फ्री में नहीं देता। देयर इज ओनली वन थिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, दैट इज योर मदर्स लव। पता नहीं बाप से इनको क्या नफरत है, मदर्स लव बोलते हैं, फादर्स लव कभी नहीं। इंग्लिश प्रोवर्ब है, गूगल करके देखना, द ओनली थिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड इज मदर्स लव। बाप भी प्यार कर सकता है, बट पॉइंट कि पैसा कोई भी फ्री में नहीं दे रहा आपको, सामने वाला रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा होगा। यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये रिटर्न उसको क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उतना मेरे को उसको कमा के देना है, उतना मेरे लिए एक कॉस्ट है। आज अगर मैं बोलता हूं 10% डिबेंचर्स है, ये सुना होगा आपने, 10% डिबेंचर्स, यानी उसको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेरे को, तो वो मेरे लिए एक रकम का खर्चा हो गया, कॉस्ट। कॉस्ट, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो बोला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफ डिविडेंड देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी डिविडेंड देना पड़ेगा, डिबेंचर्स वालों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक लोन वालों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मेरे को उन सबको कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ेगा, वो मेरे लिए कॉस्ट है। ये कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में। डिबेंचर्स पे, प्रेफरेंस शेयर्स पे, इक्विटी शेयर्स पे, इन सब का कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक बार कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखा, फिर हम सीखेंगे कि हमें कितना पैसा डिबेंचर से लाना चाहिए, कितना प्रेफरेंस शेयर से लाना चाहिए, कितना इक्विटी से। कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्ड समझ रहे हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर होगा, उसमें कितना डिबेंचर्स, कितना प्रेफरेंस शेयर्स, कितना इक्विटी शेयर्स होगा। लेवरेज एक बहुत ही इजी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे एक 10 मार्क का क्वेश्चन हर टर्म में आता है। वेरी इजी और इंपॉर्टेंट,
जिससे 10 मार्क हर टर्म में आता है। बताओ सर, ये तो एकदम डेडली कॉम्बिनेशन हो गया सर। पहला बात तो हर चैप्टर में आता है, 10 मार्क का आता है, और इजी चैप्टर बोल दिया आपने सर, इसको तो रट लेंगे सर, गीट लेंगे एकदम सर, समझ रहे ना। सबसे बेस्ट चैप्टर, सबसे ज्यादा आरओआई इसी में होगा सर। आरओआई मतलब सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे ज्यादा कम टाइम में ज्यादा मार्क्स यही कमा के देगा आपको, सबसे कम टाइम में ज्यादा मार्क्स यही चैप्टर कमा के देने वाला है आपको। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स ऑफ एफएम होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, बोला अब ये पैसा कहां इन्वेस्ट करें। इसके लिए हमने बोला दो चीजें हैं, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कैपिटल बजटिंग बोल के एक बड़ा सा चैप्टर आएगा, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग आएगा, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ receivables, cash management, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स में एक चैप्टर आएगा, डिविडेंड डिसीजंस। देखो इसको छोड़ के दो और हमारे साइड चैप्टर्स हैं, आर यू विथ मी। इनको छोड़ के थ्योरी चैप्टर्स आएंगे, रेशियोज बोल के एक चैप्टर आएगा, एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के एक कॉन्सेप्ट आएगा। दिस इज एफएम, खत्म। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मेजरली जो हम एफएम का ओवरव्यू का बात कर रहे हैं वो यही 3 डिसीजन में आ रहा है। पैसा कहां से लाना है, उस पैसे को कैसे यूटिलाइज इन्वेस्ट करना है, और उस पैसे से जो कमाया वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना रिटेन करना है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस। आर वी गेटिंग दिस एवरीवन? ऑब्वियसली थ्योरी चैप्टर्स आ जाएंगे। रेशियोज बचपन से सीखा आपने, करंट रेशियो, क्विक रेशियो सुना होगा, यस ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे डेट इक्विटी रेशियो, ऐसे बहुत सारे रेशियोज आपने सुने होंगे। हम भी आपको 30-35 रेशियोज पढ़ाएंगे ओनली, ठीक है ना। तो एक अलग इजी सा चैप्टर्स होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी विल बी द फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर दैट यू विल डू विथ मी। पहले मैं एक इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा थ्योरी चैप्टर जिसे शुरू करूंगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी विल बी द फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर दैट यू विल डू विथ मी, बट आर यू गेटिंग द ओवरव्यू ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिलेबस दैट वी हैव? ओके। सीए इंटर का अगर बात करें तो सीए इंटर के अंदर 60 मार्क का है ये एफएम, और उस 60 मार्क के एफएम के अंदर हमारे लिए ये समझो वी विल टेक अप्रोक्सीमेटली अराउंड 50 क्लासेस फॉर द एंटायर एफएम पार्ट। सो ये 50 क्लास फॉर एफएम जो हम ले रहे होंगे, इसके अंदर अंडरस्टैंड कि अपने लिए हर एक चैप्टर का अराउंड एवरेज समझ लो 5-6 क्लासेस होंगे, लीविंग असाइड छोटे छोटे थ्योरी चैप्टर्स। ऑन एन एवरेज 5 क्लासेस पकड़ लो। क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये चीज, सुनो। नाउ प्रॉब्लम दैट हैपेंस इज, अगर आप कोई भी कारण से एक चैप्टर शुरू करते हैं, फिर अचानक से आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं, और फिर आप बीच में 1-2 क्लास मिस कर देते हैं, या रिकॉर्डेड वाले 2-3 क्लास करते हैं, फिर अचानक से 2-4 दिन के लिए आप क्लास नहीं करते, फिर वापस 2 क्लास करते हैं।
इससे क्या होता है, वो एक चैप्टर का रिदम टूट जाता है। आपने दो कॉन्सेप्ट समझा, 2 दिन क्लास नहीं किया, फिर जब सम करने बैठे तो सम नहीं बना, फिर सम देख देख के बनाया, कॉन्फिडेंस नहीं आया, प्रॉब्लम समझ में आया। हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं लाइव वाले, यू विल ऑलवेज हैव सेम डे बैकअप अवेलेबल। आपकी क्लास जिस दिन हो रही है, सेम डे शाम तक क्लास अवेलेबल होगा आपके ऐप के अंदर। वी विल इंश्योर दैट। आपको क्या करना है, ये इंश्योर करना है कि अगर कोई कारण से क्लास छूट भी जाए तो आप सेम डे बैकअप करो और नेक्स्ट डे लाइव में आ जाओ। पहला चीज। दूसरा, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स हो सकते हैं ऐसा जिसके वजह से 1-2 क्लास आपका छूटे, लेकिन कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि मैं चैप्टर पूरा का पूरा एट अ स्ट्रेच एक साथ ही करूं। क्योंकि क्या होगा, अगर वो चैप्टर के बीच में आप 1 हफ्ते का गैप ले लो, चैप्टर के बीच में अगर आप 1 हफ्ते का गैप ले लोगे तो वो रिदम टूट जाएगा, सम्स नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ये सारा खेला कॉन्फिडेंस का है, और कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। तो ये प्रैक्टिस करना है, और वो प्रैक्टिस साथ साथ में करना है, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, वी गेटिंग ओवरव्यू इनटू एफएम। ओके, हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं। तो अपना एफएम का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ आपको लेके चलेंगे, विच इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, आइए। ओके, सो अब अपने चलेंगे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने फर्स्ट चैप्टर पे। सिलेबस वाइज अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल सा छोटू सा चैप्टर है, जहां बेसिक्स ऑफ एफएम आपको समझाया जाएगा। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम एफएम से रिलेटेड कुछ बेसिक डिस्कशंस करने वाले हैं, वेरी बेसिक डिस्कशंस होगा। अभी 1-2 चीज सुन के रखो, हमारे लिए अभी तक जो डिस्कस किया उसमें ऑलरेडी 2-3 पन्ना ऑफ दिस चैप्टर खत्म हो चुका है, ऑलरेडी 2-3 पन्ना खत्म हो चुका है। सो हम आपके साथ इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैसे सोर्सिंग ऑफ फंड्स होगा, कैसे एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होगा, ये सब डिस्कशन हम इसमें करने वाले हैं। ओके, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा, कुछ चीजें हैं जो मैं रीड करवाऊंगा। बुक में आओ। नो, What is financial management? बोला financial management deals with procurement of funds and utilization of funds। ठीक है ना, जो चीजें समझा चुके हैं अब सिर्फ रीड करने जा रहे हैं हम लोग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ओके, 2 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो फाइनेंस में 2 मेन काम करने का बात करेंगे हम, पैसा लाना है और उस पैसे को यूटिलाइज, इन्वेस्ट करना है। अब ये पैसे को लाने का कई सारा तरीका होगा। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स करने के लिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का बोला, फंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक इक्विटी, प्रेफ, डिबेंचर्स, लोन्स एटसेट्रा। दिख रहा है क्या? बिजनेस में पैसा लाना है तो ये पैसा लाने का कई सारा ऑप्शंस होगा, लाइक इक्विटी, प्रेफ, डिबेंचर्स, लोन्स एटसेट्रा। Now, funds can be procured from various sources with different characteristics in terms of risk, cost and control. इसको एक डायग्राम के साथ समझाते हैं। I'll give you time to copy, पहले सुनना।
सुनना। एक पर्सपेक्टिव है, सोचो। बिजनेस के लिए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक कंपनी के में पैसा लगाना चाहते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा आपके लिए रिस्की है? ओके, मे बी वर्चुअल वाले। कौन सा वाला? इक्विटी। इक्विटी, वाई इक्विटी? इक्विटी सबसे ज्यादा रिस्क उसी में है, पर क्यों? अच्छा, ओके, ओके। हाँ अर्जुन, क्यों इक्विटी? बोलो बोलो। क्या चीज? प्राइस फिक्स नहीं है, रेट। अच्छा ठीक है। डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में सबसे ज्यादा रिस्की फॉर द इन्वेस्टर होता है इक्विटी शेयर्स। क्यों? क्योंकि सर सबसे पहला बात तो इक्विटी शेयर्स में रेट ऑफ रिटर्न कुछ गारंटीड नहीं होता। डिबेंचर्स में एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, इक्विटी शेयर्स में भी मोर और लेस, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स में भी एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स में कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है। डिबेंचर प्रेफ को देने के बाद जो बचा वो बचा कुचा इक्विटी वालों को मिलता है, और अगर कुछ नहीं बचा तो वो इक्विटी वालों का नुकसान। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रेसिडुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये वर्ड सुना होगा, रेसिडुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो खाली बचा कुचा मिलता है इनको। नेक्स्ट, debentures will have the first priority in repayment. They will have first priority in repayment. इसका मतलब जब कंपनी बंद होगा तो सबसे पहले डिबेंचर वालों को चुकाया जाएगा, फिर प्रेफ वालों को चुकाया जाएगा इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन वगैरह, और लास्ट में इक्विटी वालों को चुकाया जाता है। आपने शायद ग्रुप 2 अकाउंट्स में सुना होगा ये सब चीज, ठीक है ना, एडवांस अकाउंट्स वगैरह में। नेक्स्ट, डिबेंचर्स को पता है रिटर्न में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड। डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है स्पेलिंग को छोड़ के? डिविडेंड भी तो फिक्स हो सकता है, प्रेफ का डिविडेंड फिक्स्ड है। सोचो सोचो, द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये सुना है आपने, बस क्लिक करने का बात होता है, दैट इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब सर, इस इंग्लिश का मतलब, इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट हो या नहीं हो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस दिखाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑब्वियसली डिविडेंड नहीं दे रहे होंगे। कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड दे रहे होंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड दे रहे होंगे, बट डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आ रहा है क्या? डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। आर वी वेरी क्लियरली गेटिंग दिस एवरीवन? Yes or no? Now,
डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो डिबेंचर वालों को रिस्क नहीं है। क्यों? अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव यानी अगर इस साल डिविडेंड नहीं दे पाए तो अगला साल ऐड करके देना पड़ता है। लेकिन इक्विटी वालों को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इस साल कुछ प्रॉफिट बचा तो दे देंगे, नहीं तो अगले साल जयराम जी की फिर मिलेंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो बोला सर ऑब्वियसली इक्विटी वालों का रिस्क सबसे ज्यादा है। अगर आप मेरा डिस्कशन सुन रहे हैं ध्यान से और समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? नाउ अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो थोड़ा सा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो थोड़ा सा, तो बोला सा कंपनी के लिए सबसे ज्यादा रिस्की कौन है? उल्टा हो जाएगा, डिबेंचर्स। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हो या नहीं हो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। सर कोई साल बिजनेस कोविड वोविड हो गया तो ऑब्वियस सा बात है बिजनेस एक बार अटक जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। प्रॉफिट नहीं आएगा सर, बिजनेस नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? प्लस डिबेंचर्स रिडीमेबल होगा। सर आज हमने डिबेंचर से पैसा रेज किया और आज ही मुझे पता है 5 साल का है तो 5 साल बाद वापस पैसा चुकाना है, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा भी करना पड़ेगा, उसको चुकाना भी पड़ेगा। तो डिबेंचर्स में हमेशा एक टेंशन बना रहेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सर्टेन पीरियड के बाद पैसा चुकाना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स है। इक्विटी सबसे अच्छा है सर, पैसा लाओ अपना समझ के बैठ जाओ, ना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई डिविडेंड का कमिटमेंट है, ना कोई पैसा रिटर्न का कमिटमेंट है, बस पैसा लाओ अपना समझ के बैठ जाओ। कंपनी के लिए रिस्क इज हाईएस्ट। लोएस्ट। Are you with me? Now, as a investor, ये फाइनेंस का बेस है, एकदम ग्रास रूट कॉन्सेप्ट है जो भी पढ़ाने जा रहा हूं। सुनना, बोला अगर आपको पता है कोई चीज में रिस्क ज्यादा है, एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग आप रिस्क ज्यादा चाहोगे या कम? रैशनल ह्यूमन बीइंग आप रिस्क तो कम चाहोगे। सो अगर आपको दिख रहा है डिबेंचर्स में आपके लिए रिस्क सबसे कम है, इक्विटी में सबसे ज्यादा है, तो आप तो पैसा सिर्फ डिबेंचर में लगाना चाहोगे। बोला ना बाबा ना, बहुत रिस्क है सर, हम तो सिर्फ डिबेंचर में ही खुश हैं। कंपनी के लिए सबसे रिस्की है डिबेंचर्स, तो कंपनी तो चाहेगा आप इक्विटी में पैसा लगाएं, लेकिन आपके लिए इक्विटी सबसे रिस्क है। आप बोलेंगे ना बाबा ना, हमको इक्विटी में नहीं जाना, हम डिबेंचर में खुश है। लेट्स से कंपनी डिबेंचर में 8% इंटरेस्ट देता है। लेट्स से मैंने एक नया कंपनी फ्लोट किया, इंटरमीडिएट लिमिटेड, उसमें मैं चेयरमैन, आप सब डायरेक्टर्स। हाइपोथेटिकली आज आप डायरेक्टर बन चुके हैं, फील गुड, ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस। अब एज अ डायरेक्टर हम लोग बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, हमारी बावड़ी चल रही है, और हमने सोचा कुछ कैपिटल रेस करते हैं। तो हमने अपने स्टूडेंट्स को बोला देखो हमने एक नया कंपनी फ्लोट किया। बोला हाँ सर आपका कंपनी है सर, पैसा लगाएंगे सर, वी विल इन्वेस्ट। हमने कहा हम डिबेंचर्स पे 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं,
बोला ठीक है सर, आपकी कंपनी है, डिवेंचर्स में पैसा लगाएंगे सर। ओके, डिवेंचर सबसे सेफ है हमारे लिए सर, वील पुट मनी सर, वील इन्वेस्ट। फिर हमने कहा प्रेफ में पैसा लगाओगे क्या? नहीं सर, नहीं सर, प्रेफ में बहुत रिस्क हो जाता है सर, पैसा रिटर्न का कोई ठीक नहीं है सर, डिविडेंड कभी प्रॉफिट वॉफिट हुआ नहीं हुआ शुरू शुरू में सर, सब डिवेंचर ठीक है ना सर? हमने कहा हम डिवेंचर पे 10% दे रहे हैं, हम प्रेफ पे 11% दे रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, डिवेंचर ठीक है ना सर? हम अगर प्रेफ पे 12% दे तो मन में लड्डू फूटा, मन में एक और लड्डू फूटा, कंपनी तो वही है, डूबा तो क्या डिबेंचर क्या प्रेफरेंस, पूरा ही डूबेगा। बच गया तो 10 का 12 मिल रहा है। ठीक है सर, आप पे भरोसा है सर, आप ही तो फाइनेंस पढ़ाए हमें सर। डन सर, 12% प्रेफरेंस शेयर्स आपकी कंपनी में पैसा लगा देंगे सर हम। अच्छा एक बात बोल दो, इक्विटी में पैसा लगाएगा क्या? नहीं सर, नहीं सर, इक्विटी बहुत रिस्की होता है सर, इक्विटी में पैसा नहीं लगाएंगे सर। डिबेंचर प्रेफ में फिक्स रेट तो होता है सर, उसमें तो कोई ठीक ही नहीं है सर, गारंटी कुछ रेट ही नहीं होता है। अच्छा बोल, अगर 13 कमा के दूं तो? नहीं सर, ना 13 ना मेरा सर, हम 12 में खुश है सर, हमें प्रेफ में रहने दो सर। अच्छा बोल, अगर 14 मिले तो? नहीं सर, नहीं सर, आप ऐसे लालच मत दो सर, 12 में ठीक है ना सर? अच्छा बोल, अगर 15 मिले तो? मन में लड्डू फूटा, मन में एक और लड्डू फूटा, कंपनी तो वही है, डूबा तो क्या डेबिट क्या प्रेफ क्या इक्विटी, 15 मिल रहा है, आप समझ रहे हैं? बोला any rational human being would only want to take lower risk. He will only be tempted to take higher risk if he is compensated with higher return. Hence, finance हमेशा बोलता है अगर हाई रिस्क होगा तो वहां हाई रिटर्न होना चाहिए, अगर लो रिस्क होगा तो लो रिटर्न होना चाहिए। आप अगर कोई चीज में हाई रिटर्न हाई रिस्क है हाई रिटर्न नहीं है तो कोई रैशनल आदमी माथा ही नहीं लगाएगा सर। क्यों? बोला सर हम क्यों रिस्क ले ज्यादा जब रिटर्न इतना कम मिल रहा है? तो हाई रिस्क इंसान सिर्फ तभी लेना चाहेगा जब उसको हाई रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस होगा। आज लोग इक्विटी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जिन्हें स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होगा, बहुत अच्छा है अगर इंटरेस्ट है तो हम उस इंटरेस्ट में कुछ थोड़ा सा स्वाहा करेंगे, इंटरेस्ट को और प्रज्वलित करेंगे आपके, और नहीं है तो डोंट वरी, प्रज्वलित कर देंगे अपने आप। बट द पॉइंट इज फाइनेंस के अंदर फाइनेंस की क्लास हो और उसमें स्टॉक मार्केट नहीं आई है तो हो ही नहीं सकता है। सो वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ places discussions about stock market, but now why do people invest in stock markets? Simple, for return and for higher return. लोगों को दिखता है उसमें ज्यादा रिस्क है, पैसा डूबने का चांस है, लेकिन फिर भी पैसा लगाते हैं, क्यों? expectation of higher returns. Are you getting this? तो फाइनेंस का लाइफलाइन says हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न होगा, लो रिस्क एंड लो रिटर्न होगा। रिस्क एंड रिटर्न आर लाइक टू ट्रैक्स ऑफ अ ट्रेन, दे वॉक टुगेदर। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स? तो बोला अगर मुझे आपको इक्विटी में टेम्प्ट करना है तो आपको रिटर्न कम देना होगा या ज्यादा? ज्यादा देना पड़ेगा। आपके लिए रिटर्न ज्यादा होगा तो मेरे लिए रिटर्न ज्यादा होगा क्या? मेरे लिए कॉस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि आपको 15% मिलेगा, मुझे तो 15% देना पड़ेगा। आपके लिए वो रिटर्न है, मेरे लिए वो कॉस्ट है। जब कंपनी पे डिबेंचर्स देते हैं, फॉर कंपनी द डिबेंचर इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट, बट फॉर द इन्वेस्टर द डिबेंचर इंटरेस्ट इज गोना बी अ रिटर्न। वर्ड समझ में आ रहा है क्या? इंग्लिश। बोला सर जो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है वो कंपनी के लिए कॉस्ट है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दैट्स लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इन्वेस्टर को वो मिलता है इसलिए उसके लिए रिटर्न है, कंपनी को पे करना पड़ता है इसलिए उसके लिए कॉस्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ओके, तो मेरे लिए आगे आइएगा, बुक बोलता है इक्विटी शेयर पे कॉस्ट लोएस्ट होगा या हाईएस्ट होगा? सोच के बताओ। इक्विटी शेयर का कॉस्ट हाईएस्ट होगा या लोएस्ट? सोच के बताओ। इक्विटी शेयर का रिस्क हाईएस्ट है इन्वेस्टर के लिए, तो रिटर्न भी तो वो हाईएस्ट चाहेगा।
Are you getting this? Check. ओके, देखो हम ये रुक के अचानक से इतना डिस्कशन क्यों कर रहे थे? एक सेकेंड. ओके, हम ये आपके साथ रुक के डिस्कशंस क्यों कर रहे थे? एक ही पॉइंट पे अटक गए थे हम तो सर. यहां पे बोला फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस दैट हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल. अब आप रिस्क और कॉस्ट का कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रहा है क्या? कैसे हर एक सोर्स का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है विद रिस्पेक्ट टू रिस्क एंड कॉस्ट. नाउ कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप नया इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल कम हो जाएगा या नहीं होगा? अगर आप नया इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू कर देते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल कम हो जाएगा या नहीं होगा? तो उनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कम हो जाएगा, तो कंपनी पे कंट्रोल का परसेंटेज उनका कम हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल. डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल कि नया इक्विटी अगर आप मार्केट में देते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कंपनी पे कंट्रोल कम हो जाता है. वहीं अगर आप नया डिबेंचर्स इशू करें या नया प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें तो इक्विटी वालों का कंट्रोल इफेक्ट नहीं होता है. तो बोल रहा है डिबेंचर्स वगैरह से कोई इफेक्ट नहीं होता. इनफैक्ट थोड़ा सा अगर फर्क समझो, डिबेंचर से कोई फर्क नहीं होता है, प्रेफ से कुछ फर्क पड़ता है. सर हाउ डू मीन बाय कुछ फर्क पड़ता है? आपने शायद ऐसा सुना होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स इन सर्टेन मैटर्स दैट रिलेट टू देम. तो कुछ कुछ मैटर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट्स रहेगा, तो वो कुछ कुछ मैटर्स में इफेक्ट करेंगे. डिबेंचर होल्डर्स का कोई नॉर्मल केस में वोटिंग राइट्स नहीं होता है. तो डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने से उतना इफेक्ट नहीं आएगा कंट्रोल पे, लेकिन नया इक्विटी इशू करने से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा होगा. आर यू गेटिंग दिस? अब वो सेंटेंस देखो, पूरा क्लियर हो रहा है क्या? फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दैट हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल. रिस्क एंड कॉस्ट टेबल से समझा, कंट्रोल डिस्कशन से समझा. ये टेबल कॉपी कर लेना है आप लोगों को. किया है क्या अभी तक? ओके, गिव यू अ मिनट, कॉपी कर लो प्लीज फटाफट. डन क्या? अर्जुन डन?
एवरीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं। आप खर्चा कम चाहोगे या ज्यादा? कम। द कॉस्ट ऑफ फंड्स शुड बी मिनिमम, hence a proper balance of risk and control factor becomes essential. Are we getting this? इसी पॉइंट को थोड़ा सा और समझाते हैं आपको। सेम पेज बॉटम में देखो, एक मिनट लेके इस टेबल को ध्यान से रीड करो। इसमें आपके माइंड में एक डाउट आना चाहिए, पूछो, हम डिस्कस करेंगे। गिव यू अ मिनट, पहले रीड करो इसको ध्यान से। ओके, टैक्स वाला पार्ट, व्हाट एल्स? रीड करो, रीड करो। अर्जुन, एवरीवन इन द वर्चुअल्स, डाउट्स? क्लियर है तो बोलना क्लियर है, डाउट है तो पूछना। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, ओके। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल तो जो अभी समझा रहे थे आपको कि अगर हम नया इक्विटी इशू करते हैं तो अपना टोटल कैपिटल बेस बढ़ जाएगा और नए पब्लिक के पास शेयर्स जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? लेट से पहले मेरे कंपनी में 1 लाख शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स, और उसमें से 60% शेयर्स मेरे पास थे, यानी कितना शेयर्स था? 60,000। अब मैंने अगर 50,000 शेयर्स मार्केट में इशू कर दिए तो मेरे पास शेयर्स होगा 60,000 बाई 1,50,000। आर यू गेटिंग दिस? माई शेयर होल्डिंग विल बिकम 60,000 बाई 1,50,000, which is obviously
लेस देन 60%, आई थिंक 40% कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली मेरा कंट्रोल कंपनी में कम हो गया। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, जहां कंपनी में मेरा हिस्सेदारी कम हो जाएगा, डिसीजन वोटिंग राइट्स कम हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप नया डिबेंचर्स इशू करें, लोन लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। रिस्क में बोला रिस्क कम है शेयर कंपनी के लिए, क्यों? रीपे नहीं करना, बेस्ट फ्रॉम कंपनी के लिए। आर यू विद मी? लेकिन सबसे एक्सपेंसिव है, क्योंकि डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस आर हायर देन इंटरेस्ट रेट्स। तो शेयर होल्डर्स डिविडेंड हायर रेट से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, प्लस डिविडेंड आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल, ये समझाऊंगा। लोन फंड्स में रिस्क ज्यादा है, बिकॉज कैपिटल वापस चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब प्रॉफिट हो या नहीं हो, प्रॉफिट हो या नहीं हो, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। लोन कंपैरेटिवली चीपर होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आर कंसिडर्ड, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स आर कंसिडर्ड, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट अबाउट टैक्स डिडक्टेबल? सुना, बुक अपने को बोल रहा है, अगर आप ये इतना तो बेसिक लेवल पे समझो, डिटेल्स आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, कि इंटरेस्ट इज अ पीएल आइटम, पीएल में दिखाते हैं। टैक्स में अगर शायद सुना होगा, इंटरेस्ट इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर। पीजीबीपी चैप्टर सुना है क्या? पीजीबीपी में ये सुना होगा, इंटरेस्ट इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर। तो इंटरेस्ट अगर हम देते हैं तो उससे मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो कहना ही से, लेट्स से अगर कंपनी पे 25% टैक्स रेट है, कंपनी पे 25% टैक्स रेट है, तो अगर कंपनी ने 100 रुपया का इंटरेस्ट दिया तो उसको 25 रुपया का टैक्स कम देना पड़ेगा। कैसे कैसे कैसे? रुकिए, अगर कंपनी ने 100 रुपए का इंटरेस्ट दिया तो 100 रुपया से टैक्सेबल प्रॉफिट घट गया, और अगर 100 रुपया से टैक्सेबल प्रॉफिट घट गया तो उस 100 रुपए जितना पे 25 रुपया, 25% से 25 रुपया टैक्स कम देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो 100 रुपया इंटरेस्ट देने के वजह से मुझे 25 रुपया टैक्स कम देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग ऑल दिस? ये इंटरेस्ट का बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट। इसका और डिटेल्ड कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में सिखाऊंगा, अभी सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, वहां डिटेल्ड कैलकुलेशंस करेंगे। लेकिन हम ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट के वजह से मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ये बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट पे। लेकिन डिविडेंड इज नॉट एन अलाउड एक्सपेंडिचर इन पीजीबीपी, यानी टैक्सेबल प्रॉफिट के टाइम पे डिविडेंड माइनस नहीं होता है। अगर आपने डिविडेंड पीएल में दिखा रखा होगा, पहला बात तो डिविडेंड इज अ बिलो द लाइन आइटम, पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है डिविडेंड, पीएल अकाउंट में नहीं आता। डिविडेंड पीएल अकाउंट में नहीं आता, पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है। इट इज नॉट एन अलाउड एक्सपेंडिचर, यानी अगर आपने 100 रुपया का डिविडेंड दिया तो कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सोचो ना, इंटरेस्ट 100 रुपया देंगे तो उससे कुछ टैक्स का भी बचत हो जाएगा, डिविडेंड 100 रुपया देंगे तो कोई बचत नहीं होगा। तो कहना ही से डिविडेंड और महंगा हो गया मेरे लिए। 100 रुपया इंटरेस्ट का नेट खर्चा मेरे लिए 75 होगा। 100 रुपया इंटरेस्ट का नेट खर्चा मेरे लिए 75 होगा, बिकॉज हम 100 देंगे, 25 का कैशबैक मिल जाएगा। कैशबैक आपकी भाषा में, वहां टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना, 25 रुपया कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन अगर डिविडेंड 100 देंगे तो 100 देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे लिए डिविडेंड अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग द डिस्कशंस? आर यू गेटिंग द टेबल नाउ? पक्का क्लियर हो रहा है? यस। अब वो वापस पॉइंट नंबर 3 पे, हेंस अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। आर यू विद मी? नेक्स्ट, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में क्या क्या काम करना है जब पैसा बिजनेस में लाना है।
तो सबसे पहले बोलता है आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मेरे पास क्या क्या चॉइस है, ऑप्शन क्या क्या है सर आज के दिन? डेट है, प्रेफ है, इक्विटी है, लोन है। क्या पता मेरा मार्केट का क्रेडिट वर्दीनेस इतना खराब है कोई लोन देगा नहीं सर, हो सकता है। हो सकता है कंपनी के बुक्स में इतना कुछ कुछ इश्यूज है कंपनी लॉ वगैरह का, जिसके वजह से हम नया इक्विटी नहीं इशू कर सकते, व्हाटएवर, ठीक है ना। ऑथोराइज कैपिटल उतना नहीं है, बढ़ाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास करेंटली। सो आई एम सेइंग आई हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द सोर्सेज, ऑप्शंस अवेलेबल फॉर मी। फिर बोलता है डिटरमाइन द फाइनेंस मिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस मिक्स? परसेंटेज ऑफ ईच सोर्स इन द टोटल फंड्स। इन द सेंस, अगर हमें 100 करोड़ लाना है तो 100 करोड़ में कितना पैसा डेट से आएगा, कितना पैसा इक्विटी से आएगा, कितना पैसा प्रेफ से आएगा, ये मिक्स डिसाइड करना, फाइनेंस मिक्स। वहां पे लिख लो, वरना बाद में जब पढ़ोगे तो याद नहीं आएगा। फाइनेंस मिक्स के पास में लिख लो द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सोर्स ऑफ फंड्स the proportion of each source of funds in the total capital the proportion of each source of funds in the total capital is determined to decide how much capital has to be raised from which source. Are you with me? Next, raising the funds. एक बार फाइनेंस मिक्स डिसाइड कर लिया, फिर पैसा रेज करके लेकर आएंगे। ऑफ ए डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये लाइन समझ में आ रहा है क्या? कितना प्रॉफिट बिजनेस में रिटेन करके रखना है, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है एज डिविडेंड, कितना रिटेन करके रखना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है एज डिविडेंड। दिस इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का डिसीजंस। Utilization of funds. Now बोला funds are procured at a cost, hence it is crucial to employ them properly and profitably. Properly नहीं, properly उसको करेक्ट कर लेना, एक दो जगह करेक्शन से वहां पर ठीक कर लेना। बोला हर एक पैसे को लाने का एक खर्चा है। अभी सिखा रहा था जब डिस्कशंस किया हमने कि every rupee of capital that you get in the business has a cost attached, इसीलिए it is necessary to use them properly and profitably. बिजनेस में जितना भी पैसा लाएंगे उसका एक कॉस्ट है, तो उस पैसे को सही तरीके से यूज करना है। द फाइनेंस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर प्रोक्योरमेंट बट ऑल्सो यूटिलाइजेशन। समझ में आ रहा है क्या? ही identifies the areas where funds remain idle and why they are not used properly. तो कहां कहां फंड्स आइडल पड़ा हुआ है, क्योंकि आइडल फंड्स इज अ प्रॉब्लम। पता है क्यों? ओके अर्जुन, व्हाई? माय क्वेश्चन इज व्हाई आर आइडल फंड्स a problem for the business? पैसा ऐसे ही पड़ा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, पर उसमें अपना दिक्कत क्या है? पैसे से पैसा बनना चाहिए, पर अगर चलो कुछ दिन नहीं भी बन रहा है तो उसमें दिक्कत क्यों है?
बोला जो पैसा दिया था हमें उसको तो उस पर रिटर्न चुकाना पड़ेगा। सोचो, आज मुझे ये पैसा डिबेंचर वालों ने, प्रेफ वालों ने, इक्विटी वालों ने दिया, मेरे पास पैसा आया कहां से? तो उनको चुकाना पड़ेगा, कुछ तो कॉस्ट है, रिटर्न कमा के देना पड़ेगा। डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रेफ वालों को प्रेफ डिविडेंड, इक्विटी वालों को इक्विटी डिविडेंड, मेरे को उनको कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। अगर मैंने आपसे 100 रुपया लिया है तो मुझे आपको 100 रुपए पे कुछ रिटर्न कमा के देना है। अब अगर मैं रिटर्न नहीं कमाऊंगा, ये 100 रुपया लेके बैठा रहूंगा, तो वो रिटर्न पॉकेट से लग जाएगा। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक समझो। 100 रुपया पैसे से पैसा कमाना है, लेकिन पैसे से पैसा अगर नहीं कमा रहे, वो खुद का पैसा है तो टेंशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर बाजार से पैसा लिया है तो उसको रिटर्न भी तो कमा के देना पड़ेगा। अब रिटर्न नहीं कमा पा रहे हैं तो कैपिटल इरोजन हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग वर्ड है कैपिटल इरोजन। सो व्हाट इज कैपिटल इरोजन? जहां कैपिटल में से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लॉजिकली सोचो, आज अगर मैंने अर्निंग कमाया नहीं, लेकिन इक्विटी वालों को, प्रेफ वालों को, डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट रिटर्न तो डिविडेंड देना पड़ेगा। कमाया नहीं तो देंगे कहां से? बोला कैपिटल में से ही निकाल के देना पड़ेगा, तो मेरा कैपिटल इरोजन हो जाएगा। दैट इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए फंड्स आइडल नहीं होना चाहिए। अगर 1 रुपया भी आइडल पड़ा है तो ये बिजनेस के लिए नुकसान है। बड़ी कंपनियां तो यहां तकायत करती है कि हर शुक्रवार को सारा पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देती है 2 दिन के लिए। कई सारे ऐसे मार्केट होते हैं, आप सीखोगे मेरे साथ, मनी मार्केट, जहां आप एक एक दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उनको पता है कि कंपनी शनि रवि बंद रहेगी, हम 2 दिन का इंटरेस्ट कमा लेंगे। शुक्रवार को वो पैसा इन्वेस्ट कर देती है, सोमवार को पैसा वापस ले लेती है। सोचो, ये है फाइनेंस की दुनिया, जहां 1 रुपया 1 दिन भी आपके पास है तो वो आपके लिए पैसा कमाएगा, और नहीं कमा रहा है तो आप पैसा ठीक से मैनेज नहीं कर रहे। एवरी फंड दैट इज केप्ट आइडल इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। आई नाउ गेटिंग द कॉन्सेप्ट? बहुत इंटरेस्टिंग है फाइनेंस की दुनिया, कैसे पैसा ग्रो करता है। हम तो बोलते हैं पेड़ पे थोड़ी ना उगता है, लेकिन पैसे से पैसा उगता है। कैसे उगता है हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। पर अभी के लिए आगे आना। फाइनेंस मैनेजर विल एनालाइज द फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ ईच डिसीजन टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, एंड सो ऑनवर्ड्स। Are you with me? ओके, तो बोला आइडियली अपने लिए वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाना है, फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगाना है। वापस ये सब डिस्कस कर चुका आपके साथ। अगर फिक्स्ड एसेट्स में पैसा ज्यादा लगाया तो वर्किंग कैपिटल के लिए कम बचेगा, वर्किंग कैपिटल में ज्यादा लगाया तो फिक्स्ड एसेट्स कम बचेगा। प्रॉब्लम है कितना पैसा का फिक्स्ड एसेट्स लेना है, कितना का वर्किंग कैपिटल, ये डिसाइड करना फाइनेंस मैनेजर का डिसीजन होता है। अभी क्लियरली गेटिंग द इनिशियल डिस्कशंस एवरीवन, यस और नो? सोचो लॉजिकली, हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.25 घंटे से ज्यादा का क्लास कर लिया, उसमें सिर्फ 1 पन्ना पढ़ाया है आपको, सिर्फ 1 पन्ना। ऐसा नहीं है, डोंट वरी, हर क्लास ऐसा नहीं होगा, ये तो बस शुरुआत है, ठीक है ना? बट या ऑब्वियसली वी हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इनिशियल डिस्कशंस टू कंटिन्यू। कुछ चीजें और पढ़ते हैं, थोड़ा सा आइएगा बुक में। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सुनिएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 3 रीजंस। बुक बोलता है कंपनी में हर काम को करने के लिए पैसा चाहिए। जब कंपनी शुरू करते हैं तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जब कंपनी बंद करते हैं तो वाइडिंग अप करके कैपिटल पे ऑफ करते हैं। स्टार्ट से लेके एंड तक सारा काम पैसे से होता है। बिजनेस के हर एक्टिविटी के लिए परचेजेस करना है, पैसे चाहिए, सेल होगा पैसा आएगा, इंप्लॉइज हैं, सैलरी, पैसा देना है, मशीन खरीदना है, पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदना है, पैसा चाहिए, हर काम के लिए पैसा 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 क्यों करती है पता नहीं। मतलब पॉइंट समझ रहे हैं ना? इट्स ऑल अबाउट मनी हनी एट द एंड ऑफ द डे। तो बोला इट इज अ नेसेसिटी, जहां हर काम पैसे से होता है। हर डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस फाइनेंस पे डिपेंडेंट है, ये डिस्कस कर चुके हैं। हर डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस फाइनेंस पे डिपेंडेंट है। मार्केटिंग ढंग से तभी होगा जब पैसा होगा, प्रोडक्शन ढंग से तभी होगा जब पैसा होगा, अच्छे इंप्लॉइज तभी आएंगे जब अच्छा सैलरी दे पाएंगे। आर यू विद मी? 1 मिनट लेके तीनों पॉइंट रीड करिएगा।
रीड करो ध्यान से, इसको टेकअप करते हैं। पढ़ा क्या? जहां पैसा होगा वहां पैसे को मैनेज करने का जरूरत होगा। Every business will attempt to use funds in the most productive manner. Effective utilization of the most important resource, that is money. समझ में आ रहा है क्या? तो बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है पैसा, और उसको बेस्ट तरीके से मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। सो क्योंकि बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, जहां पैसा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। इट इज अ नेसेसिटी। सेकंड बोला, हर टाइप का बिजनेस, चाहे प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, प्राइवेट, पब्लिक, हर टाइप के बिजनेस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ता है। पिक द राइट वर्ड्स, पूरा पूरा लाइन अंडरलाइन नहीं करते हम लोग। हर बिजनेस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, चाहे स्मॉल, लार्ज, प्राइवेट, पब्लिक। बोला बाकी सारे डिपार्टमेंट का स्ट्रेंथ फाइनेंस पे डिपेंडेंट है, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग। बाकी हर डिपार्टमेंट का काम फाइनेंस पे डिपेंडेंट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? देखो, जो डिस्कशंस किया उसके बाद जब रीड करेंगे तो लाइफ कंफर्टेबल होगा, इसलिए डिस्कशन करते टाइम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, फिर रीड करेंगे नॉर्मल। आगे आइए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, इसका नंबरिंग अलग होगा। इट्स अ सेपरेट बुलेट। Not point number 4, it's a separate bullet for us. Objectives of financial management। सुनिएगा, तो अपने लिए बुक 2 ऑब्जेक्टिव्स का बात करेगा, और यहीं से हम अपने इस डिस्कशन को शुरू करेंगे। ये डिस्कशन आज शुरू होगा, अगले सेशन तक चलेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोच के बताओ। बुक अपने को बोलता है 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लॉजिकली वेल्थ का मतलब होता है बिजनेस का वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, बिजनेस का वैल्यू। तो हम यहां बात कर रहे हैं कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होना चाहिए या वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होना चाहिए।
हम चाहते हैं ये आप सोच के बताएं। एवरीवन, क्वेश्चन फॉर एवरीवन इन द बैच, टेल मी, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होना चाहिए या वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होना चाहिए? थिंक एंड टेल मी। प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए या वेल्थ मैक्सिमाइज होना चाहिए? या शायद वेल्थ। क्यों? वैल्यू बढ़ेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। ओके, मे बी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है सबसे सस्ते दाम में खरीदने का कोशिश करेंगे, सबसे ज्यादा दाम पे बेचने का कोशिश करेंगे, ताकि आज सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। इसमें क्या होगा? एम्प्लॉयज को कम कम करके सैलरी देंगे, रॉ मटेरियल के लिए कम कम करके पैसा देंगे, हर एक को पेमेंट कम कम करके करेंगे, और रिसिप्ट ज्यादा ज्यादा करके निचोड़ के लेने का कोशिश करेंगे ताकि प्रॉफिट ज्यादा कमा सके। अब ये ज्यादा प्रॉफिट कमाने से हमें शॉर्ट टर्म में हो सकता है फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉय खुश नहीं होगा, छोड़ के चला जाएगा, वेंडर खुश नहीं होगा, छोड़ के चला जाएगा, कस्टमर्स खुश नहीं होगा, इवेंचुअली बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बुक हमें ऐसा बोलेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ नैरो शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट, जहां हम आज ज्यादा कमाने का कोशिश करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द फ्यूचर। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलता है खाली आज नहीं कमाना है, बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, हमें तो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना है एंड लॉन्ग टर्म तक कमाना है। और ये लॉन्ग टर्म तक कमाने के लिए हमें क्या करना होगा? बोला सबको खुश करना है, सबको साथ में लेके चलना है, सबको खुश करना है एंड सबको साथ में लेके चलना है। एंड सबको साथ में लेके चलने के लिए बुक हमें ऐसा बोलता है कि आइडियली द ओनली बेस्ट, बुक हमें ऐसा बोलता है द बेस्ट ऑप्शन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इंप्लॉइज खुश होगा, शेयर होल्डर्स खुश होगा, मैनेजमेंट खुश होगा, कस्टमर्स खुश होंगे, everybody will be happy with the organization. Wealth maximization. So profit maximization, खाली ये डायग्राम बना के एक एक सेंटेंस लिखो ना, दोनों के लिए लिखवाएगा, वन सेंटेंस फॉर ईच ऑफ देम। Profit maximization is a narrow concept that focuses on earning maximum profit today regardless of the future. That focuses on earning maximum profit today regardless of the future. It is a short term narrow concept
It is a short-term, narrow concept that cannot be sustained. That cannot be sustained in the future for a long term. That cannot be sustained in the future for a long term. ठीक है ना? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए लिखो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ wealth maximization is a long term concept where the organization tries to increase the value of the business. Where the organization tries to increase the value of the business. This value is determined upon this value is based upon whether all the stakeholders are happy with the affairs of the business. Are happy with the affairs of the business. क्लियर हो रहा है? ओके, कुछ चीजें रीड करते हैं, आइए. बुक बोलता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एडवांटेजेस. तो बोला इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, एल्स कैपिटल इज लॉस्ट. बोला बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट चाहिए. ये प्रॉफिट वालों का दलील है. प्रॉफिट वाले बोल रहे हैं कि प्रॉफिट होगा तभी तो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, इसलिए प्रॉफिट जरूरी है. कंपनी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रॉफिट जरूरी है. कंपनी का फैक्टर पेमेंट समझते हैं अपने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. लैंड को हम लोग देते हैं रेंट, लेबर को देते हैं वेजेस, कैपिटल को देते हैं इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट्स. तो बोला ये फैक्टर पेमेंट्स तो हम तभी कर पाएंगे जब प्रॉफिट कमा पाएंगे. बोला आज के दिन में देयर इज समथिंग कॉल्ड सीएसआर. सीएसआर सुना है क्या आपने? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सीएसआर लॉ में सुना होगा. आज के दिन में सीएसआर के कई चर्चे होते हैं, बट सर सीएसआर भी वही कर पाएंगे जो प्रॉफिटेबल होंगे. लॉस मेकिंग कंपनी बैठ के सीएसआर तो नहीं कर रही होगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बोला प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट. नीचे बोला प्रॉफिट इज एसेंशियल बट नॉट सफिशिएंट. तो फिर इन्होंने एक लाइन में समराइज किया कि प्रॉफिट जरूरी है लेकिन खाली प्रॉफिट कमाना सफिशिएंट नहीं है. आर यू गेटिंग दिस? प्रॉफिट जरूरी है लेकिन खाली प्रॉफिट कमाना सफिशिएंट नहीं है. आर यू विद मी? तो फिर बोला नेक्स्ट कम्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म शुड बी टू मैक्सिमाइज इट्स वैल्यू और वेल्थ. The objective should be to maximize its
वैल्यू और वेल्थ। वैल्यू दो चीज पे डिपेंडेंट होगा, ईपीएस एंड कैपिटलाइजेशन रेट। ये वैल्यू ऑफ अ शेयर का कैलकुलेशन अभी हम नहीं सिखा रहा है, ओके हम अभी एक नेक्स्ट चैप्टर में आपको लेके चलेंगे और उस चैप्टर में आपको बताएंगे, कि हमारा कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। लेकिन हम बोल रहे हैं वैल्यू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यानी वैल्यू मैक्सिमाइज करने का बात करेंगे। आर यू विद मी? ओके, बुक में आ गया। बुक में कम टू पेज 8। देखो, बोला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फोकस है प्रॉफिट बढ़ाना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का फोकस है वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ाना। आर यू विद मी? तो बोला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एडवांटेज क्या है? कैलकुलेट करना इजी है, इट्स एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द फर्म्स परफॉर्मेंस। आज कोई भी कंपनी अच्छा है या बुरा है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। दैट्स अ नॉर्मल वे ऑफ जजिंग वेदर अ कंपनी इज गुड और बैड बेस्ड अपॉन प्रॉफिट्स एंड शोज द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि अगर आपने टोटल इतना पैसा लगा के इतना प्रॉफिट कमाया, यानी आपका बिजनेस अच्छा है या नहीं है, वी कैन जज ऑन द बेसिस ऑफ दैट। So it is one of the parameters to judge whether a business is performing well or not. लेकिन ड्रॉबैक साइड बोलता है ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं चलता। प्लस ये रिस्क और अनसर्टेनिटी को इग्नोर करता है, इन द सेंस ये आज प्रॉफिट कमाता है लेकिन उसका लॉन्ग टर्म क्या इंपैक्ट होगा ये इग्नोर करता है। ये नहीं देखता कि आज अगर हम सैलरी कम देंगे, अगर ज्यादा दाम पे कस्टमर्स को बेचेंगे तो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में मेरे बिजनेस के लिए क्या इंपैक्ट हो रहा होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो बोला ये शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है रिगार्डलेस ऑफ द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स, कि इवेंचुअली लॉन्ग टर्म पे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट हो रहा होगा, इसको ये इग्नोर कर रहा होता है। इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स। ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल्स में आएगा नेक्स्ट चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, पर सुन के रखो। आज का 100 रुपया 2 साल बाद का 100 रुपया और 10 साल बाद का 100 रुपया बराबर नहीं होता। वाई सन? आज के 100 रुपए में और 2 साल बाद के 100 रुपए में 2 साल का बाद वाले 100 रुपए में 2 साल का इंटरेस्ट छुपा होगा, 10 साल बाद के 100 रुपए में 10 साल का इंटरेस्ट भी छुपा होगा। आर यू गेटिंग दिस? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम सिर्फ आज प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन उसका टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज इग्नोर करते हैं। इन द सेंस, सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने 5 लाख का सेल्स किया और 2 लाख का खर्चा किया, नेट प्रॉफिट कितना? 3 लाख। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलता है वेरी गुड बिजनेस 5 लाख 3 लाख प्रॉफिट अर्नड। लेकिन अगर आपने 2 लाख का खर्चा पूरा किया कैश में, 5 लाख का सेल्स पूरा किया क्रेडिट पे जिसका पैसा मिलेगा 2 साल बाद, समझ में आईला? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले बुक्स में खुश हो जाते हैं, नेट प्रॉफिट 3 लाख, पॉकेट में क्या आया? -2 लाख, -2 लाख गया, आया तो कुछ भी नहीं है। सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैश फ्लोज का टाइमिंग को भी कंसिडर करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं करता है। इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट चीज सुन के रखना, जहां अकाउंट्स की दुनिया खत्म होती है वहां से फाइनेंस की दुनिया शुरू होती है। अकाउंट्स का एंड होता है पीएल बैलेंस शीट, खत्म। ट्रांजैक्शन को लेके पीएल बैलेंस शीट बना देना बस यहां तक है अकाउंट्स की दुनिया, पर फाइनेंस की दुनिया पीएल बैलेंस शीट से शुरू होती है।
फिर उस पीएल बैलेंस शीट को लेके एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, डिसीजंस लेना, ये फाइनेंस की दुनिया होती है। तो फाइनेंस और अकाउंट्स में और एक बहुत बड़ा फर्क होता है कि अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे काम करता है, फाइनेंस कैश बेसिस पे काम करता है। हमें यह नहीं फर्क पड़ता कि आपने 2 लाख का सेल्स अक्रूवल बेसिस पे कर लिया, 5 लाख का सेल्स और कैश फ्लो नेगेटिव 2 लाख है। अकाउंट्स वाले तो खुश होते हैं सर 3 लाख का प्रॉफिट है, हम फाइनेंस वाले कैश फ्लो से मतलब रखते हैं सर, बिकॉज हमारे लिए इट्स ऑल अबाउट मनी हनी, पैसे पे फोकस करते हैं और सीधा ध्यान देते हैं कि वेदर कैश फ्लो सफिशिएंटली जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बिजनेस। आर यू गेटिंग ऑल दिस? ओके, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नोटिस करना, वेल्थ का एडवांटेजेस एग्जैक्टली उल्टा उल्टा होगा विद प्रॉफिट का डिसएडवांटेजेस। वो शॉर्ट टर्म था, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। वो इग्नोर्स रिस्क था, ये कंसिडर्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है। वो इग्नोर्स टाइमिंग था, ये कंसिडर्स टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स है। यहां पे बोला बेनिफिट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो विच इज मोर एप्रोप्रिएट देन प्रॉफिट्स, जो अभी समझा रहा था। आर यू विद मी? डिसएडवांटेज बोला देयर इज नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन डिसीजंस एंड शेयर प्राइस एंड कैन लीड टू मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। दोनों पॉइंट समझा रहा है, सुनिएगा। तो बुक अपने को बोलता है अगर आप शेयर होल्डर से कस्टमर को 5 रुपया महंगा बेचोगे, इफ यू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 5 रुपीज, आपका टोटल नेट प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। 5 रुपीज पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, मेरा टोटल नेट प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 5 रुपया ज्यादा देते हो अपने वेंडर को, अपने इंप्लॉइज को, तो स्टॉक प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो। इवेंचुअली वेंडर्स खुश होगा, इंप्लॉइज खुश होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। क्या वो शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? नहीं। यू कैन नॉट, आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो उसका शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा डायरेक्टली ये कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है। That is the first disadvantage. It is difficult to decide the relationship between financial decisions and share price. And wealth maximization तो है share price value बढ़ाना। Secondly बोला, आज अगर मैं मन लगा के काम करूं और उसका एफर्ट का रिटर्न नहीं दिखेगा तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में मैं जो एफर्ट डालूंगा वो नेट प्रॉफिट में झलकेगा, दिखेगा। लेकिन जब मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करूंगा मैं सबको खुश रखूंगा, लेकिन शेयर प्राइस बढ़ेगा जरूरी नहीं है, जिसके वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। आज हो सकता है ना कंपनी का सारे स्टेक होल्डर्स खुश होंगे। यू अंडरस्टैंड द वर्ड स्टेक होल्डर्स? यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर? यस और नो? यस, नो? सुन के रखो। Any stakeholder is a person who's interested in the activities and affairs of the business. Shareholder is a person who owns the shares. Stakeholder is a person who's interested in the activities of the business. Employee is a stakeholder. He need not be a shareholder. Customer is a stakeholder. Vendor is a stakeholder. Government is a stakeholder. Any person who's interested in the activities of the business is called a stakeholder. Is shareholder a stakeholder? Yes, because he's also interested. So ये कई बार फाइनेंस की दुनिया में हम बोलेंगे every shareholder is a stakeholder, but every stakeholder is not a shareholder. समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो बोला अल्टीमेटली हम सारे स्टेक होल्डर्स को खुश रखेंगे, लेकिन उसका मेरे स्टॉक प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा ये बता पाना मुश्किल होता है। दैट्स द प्रॉब्लम साइड ऑफ इट। आर वी वेरी क्लियरली गेटिंग दिस एवरीवन? ओके, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, इसी के ऊपर चर्चा शुरू किया है हमने। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको रीड करने के लिए दे रहा हूं। दिस इज अ रीड कंटेंट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एग्जाम पर्सपेक्टिव जितना कंटेंट चाहिए था मैंने डिस्कस कर लिया, रीड करवा दिया। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है मेरे मटेरियल में जो आप रीड करोगे
प्रीवियस पेज में आपको मिलेगा, नोटिस करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट उसके प्रीवियस पेज में वापस बॉटम में मिलेगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। दिख रहा है क्या? ये दोनों चीज आप सेल्फ रीड करके रखोगे, ठीक है। अभी एक और टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी फिनिश कर रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंस एंड अदर फंक्शंस। याद करो हमने डिस्कस किया था कैसे फाइनेंस एंड प्रोडक्शन कनेक्टेड होता है, फाइनेंस एंड मार्केटिंग कनेक्टेड होता है, फाइनेंस एंड एचआर कनेक्टेड होता है। दिख रहा है क्या? सारा डिस्कशंस किया है। ये आप होमवर्क में रीड करोगे जो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। वेल्थ एंड वैल्यू वाला डिस्कशन जितना क्लास में करना था कर चुका है, वो सिर्फ आपके सेल्फ रीड के लिए है। ये टॉपिक ऐसा है जो हम क्लास में रीड करवाएंगे, डिस्कस हमने कर रखा है, इसको क्लास में भी रीड करवाएंगे आप लोग। आर यू विद मी? ओके, फर्स्ट सेशन है, थोड़ा ज्यादा हेवी नहीं करते हैं, हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं हमने जितना डिस्कस किया है, रीड किया है, वो आप भी साथ साथ में रीड करते चलो, बिकॉज ये पहला इंट्रोडक्शन का छोटा सा थ्योरी चैप्टर है, 2 क्लास का है, नेक्स्ट क्लास तक खत्म हो जाएगा, फिर हम अपने प्रैक्टिकल्स में मूव इन कर जाएंगे। इनफैक्ट हो सकता है नेक्स्ट क्लास के ही एंड में एक प्रैक्टिकल टॉपिक शुरू कर दें, या मैक्सिमम फ्रेश माइंड से करना होगा तो उसके नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, लेकिन ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास खत्म डेफिनेटली हो जाएगा। छोटू सा चैप्टर है, इतना रिवाइज करके रखो, नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फाइनेंस की दुनिया में आपका स्वागत है, ये बस शुरुआत है, बहुत कुछ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत कुछ है जो मजा आने वाला है, लाइफ भर पैसा पैसा आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, इसी पैसे को मैनेज करना हम सीखते चलेंगे। फॉर टुडे वील एंड अप द सेशन एट देयर। आई होप यू हैड फन। वील कंटिन्यू फ्रॉम योर नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच एवरीवन।